कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकिनेटिक्स की। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में आपका यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी, ये भी आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज एक बार जाके इसको देखो। प्लेलिस्ट में पूरी आपको वीडियोस दी हुई है, टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पे सब कवर कराया। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो उसको हम इसी वीडियो में पूरा इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स थ्रू द नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपकी जो यूनिट है खत्म, सॉरी चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये शुरू होता है। यहाँ पे पहले तो देखो अफेक्टिंग नहीं है, इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से पॉइंट लर्न करने हैं। ठीक है, अब देखो पहले देखो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट आपका आता है फिजिको केमिकल फैक्टर्स, यानी एक ड्रग के फिजिकल और केमिकल। इसका मतलब पता है क्या होता है? फिजिको केमिकल, यानी फिजिकल, ये आपका फिजिकल और केमिकल है। तो फिजिकल और केमिकल जो उसका जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक ड्रग की, वो भी फैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखो, ये आपको पूरा लर्न करना है। अगर आप इसका अगर आप डेफिनेशन लिखोगे ना, तो डेफिनेशन अपने आप बना के लिख सकते हो। अगर आप एक बार समझ लोगे ना इसको, तो एक बार अपने इजीली आप इसको बना के लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कहीं ना बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, तो उसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके पास आता है ड्रग की सोल्युबिलिटी। देखो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ड्रग की सोल्युबिलिटी, अगर जितना ड्रग सोल्यूबल होगा आपका, उतने तो आपकी बॉडी में क्या करेगी, इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, अब देखो सोल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन। अगर आपकी ड्रग सोल्यूबल है, उसके बाद उसको डिसोल्यूशन भी होना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को हम एक साथ देखते हैं। नेक्स्ट आपका पार्टिकल साइज। जितना पार्टिकल साइज आपका ड्रग का छोटा होगा, और देखो जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा अच्छे से बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका जो जब आपका जो पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, आपकी जो ड्रग है वो भी सोल्यूबल हो गई। ठीक है, अब सोल्यूबल हो गई, डिसोल्यूशन भी हो गया उसका। अब उसका वो क्या करेगी, आपका जो भी आपका वाटर, जो भी आप जिसके साथ लोगे ड्रग को, ठीक है, जो भी फ्लूइड्स होते हैं आपके स्टमक के अंदर, तो उसमें एक पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म ये आपकी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है सूडोपोलीमॉर्फिज्म, ये हम पढ़ेंगे आगे। सोल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स, हम क्यों सोल्ट फॉर्म में यहाँ पे ड्रग्स को दे रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखो आपने देखा होगा ज्यादातर जब भी आप कोई भी केमिकल पढ़ते, जब भी आप कोई ड्रग पढ़ते हो, तो उसके पीछे एक सोल्ट लिखा होता है। सोडियम का सोल्ट हो सकता है, सल्फ्यूरिक का भी, सल्फेट का हो सकता है। ठीक है, सोल्ट टाइप हो। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखते हैं। HCl का सोल्ट आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे केमिकल कोई भी स्ट्रक्चर बनाया तो वहां पे ऐसे डॉट करके HCl डाल दिया, कोई अगर सोडियम का सोडियम डाल दिया, तो ये ऐसे हम सोल्ट फॉर्म में उसको बना देते हैं ड्रग को। तो ये क्यों करते हैं ये भी हम देखने वाले आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, और यहाँ पे PKA जो ऑफ द ड्रग होता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है, ये हम एक ही उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पीएच का पार्टीशन हाइपोथेसिस हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आखिरी में आपके पास आता है ड्रग सोल्युबिलिटी। तो आपको ये नो के नो पॉइंट अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी लर्न करना है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स जो हैं उसको हम फॉर्मुलेशन फैक्टर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स को फॉर्मुलेशन फैक्टर भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये तो आपकी थी एक ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, जब आपकी ड्रग मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, उस टाइम पे आप क्या क्या चीजें उसमें मिला रहे हो। जैसे आप उसमें डिसइंटीग्रेटेड एजेंट डालते हो टैबलेट्स के अंदर। जब आप एक टैबलेट बनाते हो, अब देखो जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब आपने पढ़ा होगा फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप्स, तो यानी एक तरह से कैसे हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं टैबलेट्स की। अब उसके दौरान कुछ भी अगर आप कोई भी चीज गड़बड़ करते हो, तो आपके कैसे वो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब सिंपल यहाँ पे देखो डिसइंटीग्रेशन टाइम है। अब देखो यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है, यानी डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल जो आपका ड्रग को, जैसे आपकी कोई टैबलेट है, इसको ब्रेक डाउन करना है स्टमक में जाके। ठीक है, कई बार आप टैबलेट देखोगे, एक चुएबल टैबलेट्स होती है ना। ठीक है, चुएबल टैबलेट्स अगर आपने अल्बेंडाजोल खाई अगर स्कूल टाइम में, तो टीचर्स क्या करते थे, उसको आपके मुंह में डाल देते थे। ठीक है, और उसको तो फिर टीचर आपको बोलते थे कि चबाओ उसको। ठीक है, अब जब चबाओगे इसको तो क्या होगा, अब वहां पे चुएबल टैबलेट्स में क्या होता है, जनरली हमें कोई जो आपका डिसइंटीग्रेटेड एजेंट है वो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप उसको चबा के तो ले रहे हो, चबाओगे तो ऑब्वियस बात है आप उसको पानी भी नहीं पिलाते उसके बाद। ठीक है, हल्का फुल्का बाद में पी लेते हैं बच्चे फिर भी, लेकिन उसको ऐसे ही हमें इनगल्फ करना होता है।
ठीक है, ऐसे खाना होता है चबाकर। उसके बाद क्या होता है, वो आपके स्टमक में जाके डिसोल्यूशन होगा, उसको फिर अपना जो भी उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो भी उसका होगा सिस्टम, वो अपना वहां पे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन टैबलेट जो आप डायरेक्टली क्या करते हो, अपने मुंह में रखते हो, पानी पी के उसको नीचे कर लेते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका डिसइंटीग्रेशन एजेंट डले होते हैं, ठीक है। अब ये डलना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो, जैसे एक होता है बाइंडर, ठीक है, पढ़ा होगा आपने ये भी, एक होता है बाइंडर, ठीक है। अब अगर आप बाइंडर क्या करता है, आपके जब भी आपने टैबलेट्स के ग्रेन्यूल्स बनाए होंगे, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन मेथड्स आपने अप्लाई किए होंगे, तब उसमें क्या होता है, आप ग्रेन्यूल्स है, बस ग्रेन्यूल्स को अपने जोड़ना भी है, इकट्ठे भी करना, जैसे हम एक तरह से आटा होता है ना, घर में मम्मी आटा गूंथती है, तो वैसे ही एक पानी उसमें बाइंडर ऐसे डाल देती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक तरह से हम स्टार्च के एक सोल्यूशन टाइप होते हैं, ठीक है, वो हम इसमें डाल के एक तरह से उसको पूरा बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब बाइंड करने के बाद हम उसको हॉपर में डालेंगे, देन उसको जो भी उसका पंचिंग का सिस्टम होगा, पंचिंग करेगी, टैबलेट बाहर आ जाएगी। लेकिन उसमें हमें एक डिसइंटीग्रेट एजेंट भी डालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने बाइंडर इतना ज्यादा डाल दिया कि वो टूटे ही ना टैबलेट स्टमक में जाके, तो वहां पे उस टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है, आगे जो प्रोसीजर है, आगे जो उसका डिसोल्यूशन होना है, डिसोल्यूशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी उसकी, तो वो ड्रग वहीं के वहीं रह जाएगी और उसके बाद अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जो उसका डिसइंटीग्रेटेड टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपने कैसे वो अपने टैबलेट फॉर्मुलेट की है, ठीक है। उसका फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बना रहे हो। आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, बाइंडर ज्यादा डाल दिया, डिसइंटीग्रेशन एजेंट डाला ही नहीं, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया, डिसइंटीग्रेट टाइम जो है ये किसका डिपेंड करेगा, आप जैसे टैबलेट को बना रहे हो, ठीक है। डिसोल्यूशन भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने ये नहीं अच्छे से प्रोसेस किया तो ये भी इसके साथ आ रहा है, ठीक है, डिसोल्यूशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स कैसे होती हैं, जैसे मान लो आपने, जैसे सिंपल आपने जैसे कोई भी ग्रेन्यूल्स, मान लो ये होपर है, ठीक है, यहाँ से सॉरी, होपर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसे इसकी फिर नीचे पंचिंग मशीन होती है, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो आता है ऊपर से, जैसे मान लो आपने कोई भी टैबलेट बनाई है तो टैबलेट का ग्रेन्यूल्स को आपने डालना पड़ता है नीचे, ठीक है। तो जब टैबलेट का ग्रेन्यूल्स यहाँ से आएगा, और कई बार क्या होता है, मशीन इतनी स्पीड से चल रही होती है कि जब आप टैबलेट को यहाँ पे, जब आपने उसके लिए डाला पाउडर, ग्रेन्यूल्स डाले टैबलेट पंचिंग होने के लिए, तो वो इतनी स्पीड से चल रही है, या उसका कुछ इतना मतलब क्या हो गया कि कई बार क्या होता है कि स्पीड के चक्कर में क्या होता है, ये जो ऊपर के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो धीरे 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 कम ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। जैसे एक बार ज्यादा चला गया, दूसरी बार कम चला गया, ऐसे मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इसका भी। तो यानी वेट वेरिएशन आ रहा है टैबलेट के अंदर आपकी। अब यानी आपकी टैबलेट्स में जो भी एमजी का फर्क आएगा, ठीक है, कि आपकी जो एमजी वो ऊपर नीचे हो सकती है, तो इस वजह से भी यहाँ पे आपका इफेक्ट शो हो सकता है। तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आप एक्सीपेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आपने इससे प्रीवियस एक सब्जेक्ट था इस प्रीवियस सेमेस्टर में, फिजिकल सॉरी इंडस्ट्री फार्मेसी, तो इंडस्ट्री फार्मेसी में आपने सब चीजें पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा मेरे को उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है, यानी आप किस तरह का डोसेज फॉर्म बना रहे हो। अब देखो आपको पता है कि हम कोई भी ऐसे ओरली कोई टैबलेट देते हैं तो उसका इतना भी वो नहीं हो पाता, यानी उसका जो आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आप इंजेक्शन फॉर्म से दे रहे हो तो इंजेक्शन रूट से क्या होगा, वो पूरा 100% उसकी क्या होगी, बायोबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये वैसे हम बोल सकते हैं कि डोसेज फॉर्म भी डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन। आप सपोज करो, आपने देखा होगा कई घरों में कि वहां पे उस बोतल के ऊपर लिखा भी होता है कि आपको उसको एक कूल प्लेस में रखना है, स्टोर करना है, ठीक है, और या तो उसको लाइट से बचाना है, लाइट से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन लोगों क्या करते हैं, जहाँ पे उसने खाया और सिंपल क्या किया, वहीं पे उसको रख दिया, और ऊपर से लाइट भी जल रही है, धूप में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको कोई वो नहीं है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपकी सिरप है, जो भी आपका मेडिसिन होगी, तो वो तो आपकी डिग्रेड हो रही है ना, तो उसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी है, आप उसको कैसे रख रहे हो। आपको सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, जो एम्बर कलर की बोटल्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम क्यों रखते हैं उन टैबलेट्स को, सिरप्स वगैरह को क्यों रखते हैं, ताकि जो आपकी यूवी लाइट है, लाइट्स होती है, लाइट के कंटेक्ट में आके वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरेज कंडीशन को भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है, ये आखिरी वाला है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ये आखिरी वाला है। यानी पेशेंट में क्या, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है सिंपल यहाँ पे, यानी यहाँ पे डिफर करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी हम देखने वाले हैं, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं, एज, तो इनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब भी करेंगे सबको, ठीक है। और आपका गैस्ट्रिक एम्पिटी टाइम, ठीक है।
आप देखोगे जो जब भी हमारा पेट खाली होता है ना, देखो आपको पता होगा कि जैसे ना आपके घरों में भी जैसे किसी को एसिडिटी होती होगी, तो एक पेंडी के नाम से टैबलेट आती है, उसका ब्रांड नेम है पेंडी। तो जनरली डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर पेंडी को या मतलब कोई भी एंटासिड है, ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, तो ये मार्केट में जो मेडिसिन आती है इनको हम खाली पेट लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम भी आपको डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली पेट लेनी है। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी जल्दी आपका स्टमक खाली होगा, उतनी जल्दी आपकी ड्रग क्या होगी, यहाँ पे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे एम्पटी के टाइम पे मैं वो नहीं कह रही थी, ठीक है। एंटासिड वाला कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं बैठेगा वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम, ठीक है। इंटेस्टाइनल ट्रांसिट टाइम हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है कोई भी जैसे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पीएच हम बात करेंगे आगे, ठीक है। डिसीज स्टेट कैसी है आपकी, ब्लड फ्लो थ्रू द जीआईटी, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपका जो कंटेंट है उसको हम देखने वाले हैं। फूड ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। आपने देखा होगा जो टेट्रासाइक्लिन है वो एक टैबलेट होती है या एंटीबायोटिक हम उसको बोलते हैं, ठीक है। वो मिल्क के साथ क्या करती है, कैल्शियम जो होता है ना मिल्क में, और वो मतलब टेट्रासाइक्लिन होती है, उसकी जो स्पेस होता है ना उसमें जाके बैठ जाती है, ठीक है। ऐसे कुछ होता है तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाती है, तो उस वजह से आपका जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लूइड अदर नॉर्मल जीआईटी कंटेंट है, इसमें हम सब देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही वो क्या हो गई वहां पे आप बोल सकते हो कि प्री सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने पहले ही वो आपकी बॉडी से मेटाबोलाइज हो गई, ठीक है। आपके ब्लड में पहुंची भी नहीं, उससे पहले वो मेटाबोलाइज हो गई। इसमें हम ल्यूमिनल एंजाइम देखने वाले हैं, गट वॉल एंजाइम और बैक्टीरियल एंजाइम और हेपेटिक एंजाइम, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हम वन बाय वन सब पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आपके पास आता है ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट। सो ड्रग सॉल्युबिलिटी और आपका जो डिसोल्यूशन रेट है वो आपस में कैसे कोरिलेट है। देखो अगर आपकी ड्रग सोल्यूबल नहीं होगी आपकी, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपने कोई सोलिड डोसेज फॉर्म खाए, ठीक है, यानी आपने कोई भी टैबलेट खा ली, सपोज सोलिड डोसेज फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, टैबलेट है, आपने कोई टैबलेट खा ली, ठीक है। अब टैबलेट आप खा रहे हो तो स्टमक में जाएगी, तो ऑब्वियस बात है उसको क्या होना है, वहां पे डिसइंटीग्रेशन होना है। देखो एक होता है डिसइंटीग्रेशन और एक होता है डी एग्रीगेशन। देखो डिसइंटीग्रेशन तो आपको पता चलेगा कि ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा उसका। उसके बाद क्या होता है आपका डी एग्रीगेशन होता है, डी एग्रीगेशन। अब ये क्या होता है, यानी एग्रीगेट में टूट, जैसे एग्रीगेट जो बने होते हैं ना टैबलेट्स के, देखो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे पहले तो क्या हुआ, टैबलेट आपकी टूट गई, और टैबलेट किससे बनी हुई थी, ग्रेन्यूल से। अब उस ग्रेन्यूल्स के भी एग्रीगेट बने होते हैं ऐसे, ठीक है। आप देखोगे ना ग्रेन्यूल्स को अगर आपने बनाए होंगे तो ऐसे बने होते हैं छोटे छोटे छोटे, तो उसको भी हमें क्या करना है, डी एग्रीगेट करना है, यानी इसको तोड़ना है, ये भी छोटे छोटे पार्ट में पूरा टूट जाएगा, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन और डी एग्रीगेशन में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है जो आपका सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स है उसका डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। जो आपका ये क्या होगा, छोटे छोटे ये आपकी सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स बन गए। अब सॉलिड ड्रग आपका जो फॉर्म था उससे सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स बन गए। अब या तो इसका क्या होगा, अब देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है, यानी अब देखो अगर मान लो आपकी कोई ड्रग पार्टिकल जो ये है ये आपका लिपोफिलिक ड्रग है ज्यादा, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपका जो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो रेट डिटरमाइनिंग होगी, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी कम ज्यादा होगी। अगर जितनी लिपोफिलिक होगी ना वो जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी आपकी बॉडी के, आपकी उसके अंदर ब्लड के अंदर जितनी लिपोफिलिक होगी उतना ही वो आपके जो बैरियर्स होते हैं उसको क्रॉस कर सकती है। तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर स्टेप है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा इसका, ठीक है, सिंपल ये आपका डिसोल्यूशन होगा। इसके बाद डिसोल्यूशन होगी ड्रग इन द सोल्यूशन एट द अब्जॉर्प्शन साइट, जो भी इसका अब्जॉर्प्शन साइट है वहां पे चली जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका अब्जॉर्प्शन साइट था तो यहाँ पे चली गई। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ इसके बाद इसका परमेशन होता है, ठीक है, आपके टिश्यूज के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका परमेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे इसका परमेशन होगा। अब परमिशन होने के लिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होती है उसका होगा, ठीक है। यानी इसके जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो इतनी अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाते, आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके हम बोल सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक था, तो यहाँ पे वो सब चीजें लिखी हुई है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज एब्जॉर्प्शन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ ड्रग परमिशन ऑफ थ्रू द बायो मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बायो मेम्ब्रेन होती है ना टिश्यूज वगैरह की, उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट आपका देखो
डिसोल्यूशन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द हाइड्रोफोबिक और पुअर एक्वस सोल्यूबल ड्रग। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया है, ग्रीवोसियोफ्लोविन और यहाँ पे स्पाइनोलैक्टोन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ परमेशन, अगर मैं बात करती हूँ परमेशन में आपका जो होता है, आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो आपका हाई एक्वस जो आपको सोल्यूबल ड्रग्स होती है, यानी वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है उनको होता है, जैसे आपका नियोमाइसिन हो गया। ठीक है, नियोमाइसिन हो गया और क्रोमिलिन सोडियम हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका जो है पार्टिकल साइज, और ये तो बहुत इजी सा है, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा ऑब्वियस सी बात है उतनी ही आपकी ड्रग जो है सोल्यूबल हो पाएगी। ठीक है, उसका सरफेस जितना, देखो मान ली आपकी ड्रग थी बड़ी, हमने इसको और छोटा कर दिया, बिल्कुल छोटी छोटी हो गई, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया हमारे पास। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आपकी क्या होगी, सोल्यूबल होगी। ठीक है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि आपकी जो ड्रग है वो आपके लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे द पार्टिकल साइज में बी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग पार्टिकल इज प्रोपोर्शनली सॉरी सरफेस एरिया, यानी जितना जो उसका डिसोल्यूशन है, ठीक है, जो उसका घुलने की क्षमता है वो उसकी आपकी जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी इसका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज जितना कम होगा, ग्रेटर सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, देखो पार्टिकल साइज छोटा होगा तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर सरफेस एरिया होगा। ठीक है, उसका डिसोल्यूशन भी ज्यादा होगा, बिकॉज डिसोल्यूशन इज थ्रू द take place at the surface area of the solute, and the particle size reduce has been used to increase the absorption of large number of poor soluble drug। देखो जितना आपका पार्टिकल हल्का होगा, यानी आपका जो हल्का मतलब इतना से साइज में छोटा होगा, हल्का तो नहीं बोलेंगे, साइज में जितना छोटा होगा उतना ही वो आपका सोल्यूबल होगा, उतने डिसोल्यूशन होगा उसका। ठीक है, और यहाँ पे उतने अच्छे से इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पुअर सोल्यूबल ड्रग्स। ठीक है, जो पुअर सोल्यूबल ड्रग्स होती है अगर हम उसका पार्टिकल छोटा कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छे से आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, अगेन उसके एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल है, एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स, लिखा हुआ है यहाँ पे सरफेस एरिया की। देखिए एक होता है एब्सोल्यूट सरफेस एरिया और दूसरा होता है इफेक्टिव सरफेस एरिया। देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हो इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड वाला है, इफेक्टिव सरफेस एरिया। पहले हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो पहले इन दोनों में फर्क जानते हैं। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका ऐसा कुछ इस तरह का जो है, ये आपका है कोई पार्टिकल इस साइज का है। ठीक है, या कोई ऐसे स्टार शेप का लगा लो। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा पार्टिकल है। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट सरफेस एरिया है, अगर मैं इस पूरा सरफेस एरिया को मिलाऊं, ये पूरा इसके अराउंड अराउंड ये सारा क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट सरफेस एरिया है। ठीक है, ये सारा क्या है, इसका एब्सोल्यूट सरफेस एरिया है। ठीक है, अब सपोज करो, अब ये तो आपका एब्सोल्यूट सरफेस एरिया होगा, और दूसरा आपका जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है वो क्या होता है, सिंपल आप इसको ना थोड़ा सा इसको ना पूरा इस तरह से कैरी कर लो। ठीक है, इस तरह से, ये मैंने आपको अपने तरफ से मतलब आपको समझाने के लिए सिंपल है ये। ठीक है, अब देखो इसके अराउंड जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे ये जो इसके कॉर्नर्स आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं, तो इसको पूरा से कर लो, ये आपका पूरा इफेक्टिव सरफेस एरिया है। ठीक है, इसको नहीं मिलाया यहाँ पे, पूरा इन चीजों को नहीं मिलाया जो नीचे रह गई है। अब देखो ये ऊपर वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज बताओ मुझे, अब मान लो यहाँ पे आपको कोई कैरियर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस सरफेस एरिया क्या करोगे, इस सरफेस एरिया से ये ड्रग थोड़ी ना चली जाएगी इसके अंदर से। जो सरफेस एरिया अगर आप इसको इंक्लूड करते हो ना बाहर वाले को, कि इसके कॉर्नर भी तो है ना, इस कॉर्नर के साथ जाएगा ना, कॉर्नर को तोड़ के नहीं थोड़ा जाएगा यहाँ पे ये, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पे ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला इफेक्टिव वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो इन एब्जॉर्प्शन स्टडीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया इज मच इंपॉर्टेंट देन द एब्सोल्यूट। ठीक है, ये क्यों है मैंने आपको बता दिया। देखो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोनिनेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बोलते हैं माइक्रोनिनेशन। ये क्या होता है, ये एक तरह से ना एक प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है माइक्रोनिनेशन क्या होती है। ये देखो हम कोई भी पार्टिकल है, कोई बड़ा वाला पार्टिकल है, इसको छोटा करना, इसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया वी आर टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स अप टू 0.1 माइक्रोन सो दैट दे कैन अचीव द माइक्रो, ये हम कैसे अचीव करते हैं, बाय द माइक्रोनेशन प्रोसेस से। ठीक है, ये माइक्रोनेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम पार्टिकल्स को बहुत छोटा छोटा करते हैं।
अब देखो, अब आपने पार्टिकल भी छोटा कर लिया, ठीक है, लेकिन एक चीज क्या आती है, आपकी जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक चीजें होती है ना, ये भी यहाँ पे एक तरह से आपने टांग अड़ाती है, ठीक है। अगर आपकी पार्टिकल आपने छोटा भी कर दिया, लेकिन अगर आपकी वो ज्यादा ही हाइड्रोफिलिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है इतना अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा बॉडी में, ठीक है, क्योंकि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो आपकी लिपोफिलिक होती है। अब लाइक डिजोल्व लाइक, अब ड्रग जो है आपकी वो भी आपकी लिपोफिलिक होनी चाहिए, तब जाके वो अंदर एंटर कर पाएगी, क्योंकि आपकी जो ये लेयर है ना ये आपकी लिपोफिलिक लेयर है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, ठीक है। देखो, इसको समझने से पहले ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, डिफर फ्रॉम ईच अदर विद द रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर होती हैं। अब देखो, यहाँ पे आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपकी सोल्युबिलिटी रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो डेंसिटी है, हार्डनेस है, वो सब यहाँ पे डिफर हो सकता है, ठीक है। इसकी जो कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सब डिफर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है अगर वो डिफर कर रहा है तो उसकी इट मीन्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर कर रही है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया वाइटामिन फ्लोबिन का। वाइटामिन रिबोफ्लोबिन जो है ये आपकी एक वाइटामिन होती है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, सेवरल एक तरह से पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है, ठीक है। इस वाइटामिन की सेवरल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होती हैं। देखो, यहाँ पे एक फॉर्म लिखी हुई है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म थर्ड इज सॉरी ऑफ अ रिबोफ्लाविन इज 10 टाइम मोर देन वाटर सोल्यूबल देन द फॉर्म 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, विटामिन की जो ये वाली फॉर्म है इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर मैं बस की फॉर्म चेंज कर दूं ना, पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक तरह से मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉली यानी मल्टीपल, ठीक है, और मॉर्फ्स मतलब फेसिस, मल्टीपल फेसेस में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका रिबोफ्लोविन है ये आपका एक तरह से फॉर्म थर्ड में फॉर्म 1 में करता है, मतलब एक तरह से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो उसका रिबो थर्ड फॉर्म है ना, ये आपका मोर 20 टाइम मोर सोल्यूबल है वाटर में देन द फॉर्म 1 में। तो इसका एग्जांपल है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपको आई होप एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत इजी है, ठीक है। आपका इसके ऐसे एमोर्फस आता है। देखो, यहाँ पे जो ड्रग्स होती है ना, सम ड्रग्स आर एग्जिस्ट इन एमोर्फस फॉर्म। आपको पता है एमोर्फस फॉर्म में ज्यादातर ड्रग्स, या बोल सकते सम ड्रग्स, ठीक है, यहाँ पे एमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड सच ड्रग्स रिप्रेजेंट्स अ हायर एनर्जी स्टेट, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दे हैव ग्रेटर एक्वस सोल्युबिलिटी, इसके जो एक्वस सोल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है देन द क्रिस्टल, जो क्रिस्टलिक जो सोल्युबिलिटी है वो कम होती है देन द एक्वस, सॉरी एमोर्फस। एमोर्फस की जो सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, एंड बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ मॉलिक्यूल फॉर्म एंड क्रिस्टल लैटिक्स इज अ ग्रेट देन द रिक्वायर्ड नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो आपका नोबीसीन है, ये एक तरह से आप बोल सकते ड्रग है, ठीक है। ये अगर एमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो ये 10 टाइम वाटर सोल्यूबल होगी, 10 टाइम मोर सोल्यूबल, ठीक है, ज्यादा सोल्यूबल होगी देन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। अब देखो, सोल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग जो होते हैं यहाँ पे आपका वीक एसिड भी हो सकता है। देखो, वैसे तो हम अपने ड्रग्स को हमेशा न्यूट्रल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम हमेशा अपने ड्रग को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हम या तो अपने ड्रग्स को ज्यादा, देखो, अगर न्यूट्रल बनाना पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियस बात है हम उसको थोड़ा थोड़ा आसपास तो लेके आ सकते हैं ना। हम उसको वीक एसिड बना सकते हैं, वीक बेस कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब कोई भी, जैसे आपको पता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर कभी कभी ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, कभी मतलब एसिडोसिस और बेस, आपको जो एक्रोसिस और सॉरी एसिडोसिस जो होता है, ऐसे हमारी कंडीशन चलती रहती है, ठीक है। एसिडोसिस क्या होता है, हमारी बॉडी में जब एसिड का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी बॉडी में बनती रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, while considering a salt form of a drug, pH of the diffuser layer is important। जो डिफ्यूजर लेयर होता है उसका pH भी इंपॉर्टेंट करता है, यानी वरी करता है। नोट द pH ऑफ द बल्क ऑफ द सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर कोई सॉल्ट फॉर्म में वीक एसिड है, ठीक है, कोई ड्रग ऐसी है, एंड द इंक्रीज द pH ऑफ द डिफ्यूजर लेयर। अगर यहाँ पे जो आपका डिफ्यूजर लेयर है उसका pH यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, एंड विच प्रोमोट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ऑफ द वीक एसिड। तो यहाँ पे ज्यादा इसकी सोल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन होगा ऑफ द वीक एसिड, एंड एब्जॉर्प्शन इज बाउंड टू बी रैपिड। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे कोई वीक एसिड ड्रग है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पीएच जो है ज्यादा है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, अगर वो
उसका जो पीएच ज्यादा है, उसको वीक एसिड हम दे रहे, तो इजीली वो क्या कर जाएगी, आप डिफ्यूज कर जाएगी, या एक तरह से आप बोल सकते हो सोल्यूबल ज्यादा हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी और डिसोल्यूशन में ज्यादा उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, वीक एसिड की। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन रैपिडली बढ़ जाएगी, सिंपली ये बोला गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्पिरिन वगैरह का, और पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे सम केसेस में देखो ऐसा नहीं है कि हमें अगर अपनी ड्रग को हमेशा ही अगर हम सोल्ट फॉर्म में बनाते हैं तो वो अच्छी होती है, तो कई बार हम सोल्ट फॉर्म में बनाते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कहीं देखा गया है, तो बट द सम टाइम द मोर सोल्यूबल सोल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग मे रिजल्ट इन द पुअर एब्जॉर्प्शन, कई बार इसे पुअर एब्जॉर्प्शन में करा देती है। जैसे आपका सोडियम सोल्ट ऑफ द फिनोबार्बिटोन है, ये क्या करती है, आपके टैबलेट फॉर्म में होता है ये, आपके स्टमक में जाएंगी और टैबलेट फॉर्म में हम इसको दे दें तो टैबलेट फॉर्म में ये स्वेल हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन स्वेल हो जाएंगी, डिड नॉट गेट डिसइंटीग्रेट, लेकिन ये टूटेंगी नहीं। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट आप बोल सकते हो, जब टूटेंगी नहीं तो ऑब्वियस बात है इसका जो डिसोल्यूशन है, डिजोल्व है स्लोली, ये आज को अगर जितनी कम उसमें टूटेगी, जितनी कम टाइम में टूटेगी, उसका डिसोल्यूशन भी बहुत कम होगा, तो डिजोल्व स्लोली एंड रिजल्ट इन पुअर एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट आपका वरी करता है पीएच, ठीक है। देखिए एक तरह से हाइपोथेसिस है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन एक तरह से पार्शन, एक तरह से हाइपोथेसिस है। देखो यहाँ पे पार्टीशन है, ठीक है, इसको यहाँ पे TION कर लेना, TION पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन हाइपोथेसिस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी मिला है मेरे को, ये आपका वीक एसिड के ऊपर मैंने आपको दिखाया था, अभी यहाँ पे मैंने आपको बात की थी सोल्ट फॉर्म ड्रग्स की, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो ये आपका एक सोल्ट फॉर्म ऑफ वीक एसिड ड्रग है कोई आपका, ठीक है, तो ये सोल्ट फॉर्म में है, सोल्ट ऑफ द वीक एसिड, ठीक है। अब इसकी जो डिफ्यूजर लेयर है, डिफ्यूजर लेयर में यहाँ की बात नहीं करी थी, डिफ्यूजर लेयर इसकी बात करी थी मैं, ठीक है। डिफ्यूजर लेयर जो है इसका पीएच जो है इसका 5 to 8 है, सॉरी 5 to 6 है, यानी अब देखो ज्यादा क्या इसका हायर पीएच है, ठीक है। अब हाई पीएच है तो यहाँ पे अगर इसकी रिस्पेक्टिव में देखोगे बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, इसका पीएच लोअर है, 1 से 3 है, इसका स्टमक के आसपास, स्टमक का होता है इतना पीएच, ठीक है। तो स्टमक में गई तो सोल्ट, अब इसको यहाँ पे एसिड है पूरा और यहाँ पे वीक बेस है, तो यहाँ पे आ जाके टूटेगी, डिफ्यूज ऑफ द सोल्यूबल ड्रग पार्टिकल्स, यहाँ पे अभी टूटेगी, क्योंकि एसिड में जाती कोई चीज टूटेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे इसका डिफ्यूज हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे सोल्यूबल फॉर्म जो होगी ड्रग की यहाँ पे निकल जाएगी, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगी, रैपिड, ठीक है, हो जाएगी यहाँ पे, और आपकी जो ड्रग है वो आपके ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका प्रोसेस था। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, ये हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस इसको हम बोलते हैं, एंड थेरेपी स्टेट दैट द जो ड्रग जो आपका कंपाउंड से ड्रग कंपाउंड्स मोलिकुलर वेट है आपका 100 डाल्टन के आसपास के बारे में बात की है, ठीक है, which is primarily transported across the biomembrane by the passive diffusion, and the process of the absorption is governed by the, तो यहाँ पे आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके लिखा हुआ है ऑफ द ड्रग, एंड आपको जो लिपिड सोल्यूबल ऑफ द नो लिपिड सोल्यूबल ऑफ द अनआयोनाइज्ड ड्रग है, ठीक है, एंड पीएच एट द एब्जॉर्प्शन साइट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ड्रग पीके एंड जेडी पीएच। देखो आपने हैंसबर्ग इक्वेशन तो बहुत बार पढ़ी है, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड है, तो आपको हैंसबर्ग इक्वेशन वीक एसिड की, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका पीएच है, ठीक है, ये आपका एसिड के लिए, ठीक है, यहाँ पे आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड के बारे में डिपेंड किया है, ठीक है। ऐसे आपका वीक बेस के लिए होता है, आपके ऊपर जो अनआयनाइज्ड होता है, ठीक है, ये बेसिस के लिए, वीक बेस के लिए, ठीक है, वीक बेस में हमेशा अनआयनाइज्ड ऊपर होगा, ठीक है, और यहाँ पे आयनाइज्ड ऊपर होगा हमेशा वीक एसिड के अंदर, ठीक है, वीक बेस के अंदर अनआयनाइज्ड ऊपर होगा, आयनाइज्ड नीचे होगा, तो ये सिंपल सा स्कीम है, बाकी तो इसमें पढ़ने के सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है फार्माकोलॉजिकल फैक्टर, फार्माकोलॉजिकल फैक्टर यानी फॉर्मुलेशन फैक्टर्स हम बोल लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका डिसइंटीग्रेटिंग टाइम जो आपका टैबलेट्स और कैप्सूल में आप जनरली मेजर करते हो, ठीक है, आप इंजेक्शन में मेजर नहीं कर सकते, आप च्यूएबल टैबलेट्स में मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिंपल टैबलेट्स और कैप्सूल्स जो होती है ना उसमें मेजर कर सकते हैं। तो आपका मैंने आपको ये तो ऑलरेडी बता दिया, जितना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट आपका होगा अच्छा खासा, अगर आपने जितना रिक्वायर होता है एक टैबलेट को बनाने के लिए अगर आपने डाला है, तो ऑब्वियस बात है आपकी जो ड्रग है अच्छे से टूटेगी और अच्छे से डिसोल्यूशन होगा, तो ऑब्वियस बात है आपको बाइंडिंग, अगर आपको बाइंडर ज्यादा डाल देते हो तो आपका डिसइंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर करना है, तो द रैपिड डिसइंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट टू हैव द रैपिड एब्जॉर्प्शन, अगर आपको जल्दी एब्जॉर्प्शन करानी है ड्रग की तो आपको डिसइंटीग्रेशन भी जल्दी कराना पड़ेगा, ठीक है। लोअर डिसइंटीग्रेशन टाइम इज रिक्वायर्ड, द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द टैबलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ बाइंडर, आपने अगर बाइंडर ज्यादा डाला है ना, देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन किया है बाइंडर के,
ठीक है, और कंप्रेशन फोर्स के। देखो यहाँ पे सिंपल, अगर आप बाइंडर ज्यादा डाल देते हो, मान लो आपने बाइंडर यहाँ पे मिक्स ज्यादा कर दिया टैबलेट के अंदर, ठीक है, बाइंडर डाल दिया, और ऊपर से आपने जब कंप्रेस करे थे टैबलेट को, जब आपने कंप्रेसिंग मशीन में डाला तो इतनी कंप्रेस हो गई टैबलेट कि वो मतलब इतना वो कंप्रेस हो गई कि वो आगे टूटे ही ना पाए। तो कंप्रेसिंग फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, यहाँ पे कंप्रेसिंग फोर्स हो गया और बाइंडर हो गया, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इन विट्रो इंटीग्रेशन टेस्ट given no mean guidance to the drug availability because if the integration drug particle do not dissolve in the absorption is not possible। ठीक है, अगर वो अब अच्छे से absorb ही नहीं हो पाए तो यहाँ पे मतलब डिसइंटीग्रेटिंग नहीं हो पाए तो ऑब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कॉर्टेड टैबलेट्स होती है आपकी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कॉर्टेड टैबलेट्स होती है उसकी डिसइंटीग्रेशन बहुत मतलब ज्यादा उसमें होती है, मतलब ज्यादा नहीं, एक तरह से शॉर्ट टाइम में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी इसके रिगार्डिंग है, तो इसको तो पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो जो आपका सॉल्वेंट है ना, ठीक है, उसमें जो आपका सॉलिड सब्सटेंसेस है, उसमें सॉल्वेंट के अंदर आपको सॉलिड सब्सटेंस जब मिलते हैं तो उसको हम डिसोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द मास ट्रांसफर फ्रॉम द solid surface of the liquid phase and dissolution time is also important factor। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट आपका है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको मेथड ऑफ ग्रेजुलेशन और कंप्रेशन फोर्स के बारे में बताया था। अगर आप अच्छे से उसको कंप्रेस नहीं करोगे और उसको ग्रेजुलेशन अच्छे से अगर आपने नहीं की है, ठीक है, वेट की जगह पर ड्राई ग्रेजुलेशन कर दी या ग्रेजुलेशन की वेट ग्रेजुलेशन की जगह पे ड्राई कर दी तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सीपेंट हो गया, एडजुवेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मोर द नंबर ऑफ एक्सीपेंट इज द डोसेज फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपका जितने ज्यादा आपके एक्सीपेंट आप अपनी टैबलेट के अंदर या अपने कोई भी डोसेज फॉर्म के अंदर डालोगे तो यहाँ पे उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना नंबर ऑफ एक्सीपेंट होगा उतना ही मोर कॉम्प्लेक्स होगा एंड ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी प्रॉब्लम। जितना आपको जो ग्रेटर पोटेंशियल होगा, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन, उतनी ही बायोबिलिटी अच्छी होगी, उतनी मतलब उतनी ही आपकी जो बायोबिलिटी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कॉमनली यूज आपका एक्सपेंड जो होते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बात की है। आपका व्हीकल्स हो गया, ठीक है, व्हीकल्स हो गया, आपका डायल्यूएंट्स हो गए, ठीक है, बाइंडर वगैरह, इनके बारे में तो एक बार पढ़ लेना। ये बहुत ही सिंपल सा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको सिंपल यहाँ पे नोट्स में आपको ज़्यादा बड़ा करने के लिए लिखा हुआ है ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना मर्जी कंटेंट भर भर के लिख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो एक बार इनको पढ़ लेना, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे आपके डिसइंटीग्रेंट्स आप कौन कौन से इस्तेमाल करते हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लुब्रिकेंट आप इस्तेमाल करते हो, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा दोबारा। ठीक है, सरफेक्टेंट हो गया और ये सब कोटिंग वगैरह हो गया, ये तो आपको अपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं करा रही है। हम यहाँ पे बफर, कलर और कॉम्प्लेक्स एजेंट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब नोट्स आ जाएंगे तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना इनको। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इजिली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका है नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। देखो आपका डोसेज फॉर्म भी डिफर करता है, जैसे मान लो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, अगर आपका सोल्यूशन है तो जल्दी आपका होगा, यानी आगे जितना जितना सोल्यूशन होगा ना, उसका सोल्यूशन के एक तरह से पानी जैसा सोल्यूशन होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो जल्दी एब्जॉर्व करेगा, जल्दी आपकी बॉडी में एक्शन शो करता है। ठीक है, इमल्शंस हो गए, ठीक है, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, आपका कोटेड टैबलेट, फिर उसके बाद एंटायरली कोटेड टैबलेट होता है, उसके बाद सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये एक तरह से आपको सीरीज वाइज बताया गया है कि सबसे पहले कौन आपकी बॉडी में एक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे पहले सोल्यूशन करेगा, फिर इमल्शन, फिर सस्पेंशन, फिर ऐसे आपका इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट में बता दिया गया है कि आपका डोसेज फॉर्म ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपका डोसेज फॉर्म में आपका एक्वस सोल्यूशन है, तो एक्वस सोल्यूशन में यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे एक्वस सस्पेंशन लिखा हुआ है, वो सीधे इसमें जाएगा। इसका डिसोल्यूशन जो होगा उसके बाद सीधा डिसोल्यूशन होने के बाद सोल्यूशन जो है आपका आपकी जेटी में चला जाएगा। ठीक है, जेटी में जाने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, सिंपल वही आपको सिंपल सब कुछ बताया गया है। अगर आपका कोई इमिडिएट रिलीज्ड सॉलिड फॉर्म्स होते हैं ना, तो यहाँ पे पहले उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, देन एग्रीगेशन होगा, जो एग्रीगेट जो रखे थे, एग्रीगेट में बताया था ना आपको, जो कैप्स जो आपकी टैबलेट्स होती है तो उसमें हम ग्रेन्यूलेशन फॉर्म से बनाते हैं, तो वो एक तरह से एग्रीगेट हो जाते हैं। अब उसको डी एग्रीगेट भी करना पड़ता है। डी एग्रीगेट होने के बाद यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर ये होगा, उसके बाद डिसोल्यूशन होगा, देन यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ द ड्रग इन द जीआईटी, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल ये प्रोसेस होती है। देखो प्रोडक्ट की एज और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, यानी पेशेंट के रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे पहले आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर जब भी आप पेरेंटल रूट से लेते हो तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, बाईपास
मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं, आप उसको सिंपल बाईपास बोलते हो, ठीक है, बाईपास आपकी ड्रग जाती है, तो सिंपल इसमें बाईपास जाती है, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आती है इंट्रा इंट्रा आर्टियल। इंट्रा आर्टियल में क्या होता है, इंट्रा आर्टियल इंजेक्शंस लगते हैं यहाँ पे, इज यूज टू डिलीवर द ड्रग डायरेक्टली इन द ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कैंसर हो गया ना, कैंसर में कीमोथेरेपी करते हैं, इज यूज टू वैसोप्रेसिन फॉर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल में क्या होता है, इसमें हम जो आपका सीएसएफ होता है, ठीक है, यानी आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देती है आपकी ड्रग को, ठीक है। तो इंट्राथीकल में क्या होता है, सीएसएफ फ्लूइड के अंदर आपको डायरेक्टली इंजेक्शन फॉर्म में आपको मेडिसिन डालनी है, ठीक है। बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग कैन बी नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर आपने ना सीधा इंजेक्शन फॉर्म में सीएसएफ में डाला तो यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये इसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, तो ये कई बार एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आएगा भी ये, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रावेनस आता है। इंट्रावेनस में आईवी रूट से, ठीक है, ये तो सिंपल आपको सबको पता हुआ है। आईवी रूट्स में क्या होता है, वेनस में हम सीधे दे देते हैं, ठीक है, जबकि वेनस सर्कुलेशन होती है उसमें हम डायरेक्टली डाल देते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज बहुत कॉमन है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर भी आपको पता होगा, इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आपका जो इंसुलिन का हो गया, ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हो गई, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन इज यूज टू मेनली फॉर ड्रग्स और वैक्सीन दैट आर नॉट एब्जॉर्ब ओरली, जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती उसको हम इंटरमस्कुलर दे देते हैं, ठीक है। एंड आई एम रूट ऑफ द आफ्टर यूज फॉर द सस्टेन मेडिकेशन, यानी उसको धीरे धीरे वहां से ड्रग रिलीज होती जाएगी, ठीक है। and specialized vehicles and such as aqueous suspensions and or oily vehicles यहाँ पे इस्तेमाल। देखो आप कभी देखना कि ना जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं तो उसमें ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, छोटे बच्चों में बहुत अकड़न हो जाती है उसमें, देखोगे आप। तो वो किस वजह से होती है, ऑयली वैक्सीन की वजह से होती है। जो ऑयली वैक्सीन होती है ना तो उसमें बहुत पेन होता है कई बार, तो यहाँ पे इसके एक साइड इफेक्ट ये है, ठीक है। ट्रॉपिकल इंजेक्शन, ट्रॉपिकल रूट क्या होगा, एक तरह से आप अपने स्किन पे ही कुछ भी आप बाम वगैरह लगा रहे हो, ठीक है, ये स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो सिंपल, ठीक है। आपके लोशन हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे जो आपका इंट्राडर्मल हो गया, सॉरी ट्रांसडर्मल जो होता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह सब पढ़ लेने के बाद, ठीक है, मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट आपका है इंट्रानेसल। इंट्रानेसल यानी आपका नोज के थ्रू यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, तो यहाँ पे वैसोप्रेसिन का आपको एग्जाम्पल वगैरह लिखा हुआ है, एक बार देख लेना इसको भी। जैसे आपका विजाइनल रूट से आपका आता है, ठीक है, विजाइनल रूट से भी आप बहुत कुछ देते हो। ऐसे आपका जो एंटेरिक रूट है, ठीक है, आपका रेक्टल और बकल, यहाँ पे सिंपल इनके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक, क्योंकि आपने इसको फर्स्ट सेम में और पिछले कई सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एज जो है, देखो एज कितना डिफर करती है। देखो एक छोटा बच्चा होता है तो उसके ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो ड्रग का अमाउंट है वो भी वरी करता है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ यहाँ पे, इन इन्फेंट्स यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, द गैस्ट्रिक पीएच इज हायर, एंड जो गैस्ट्रिक पीएच है वो ज़्यादा हायर होता है, एंड इंटेस्टाइनल सरफेस एंड ब्लड फ्लो ऑफ द जीआईटी इज लो, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जो देखो जीआईटी ज़्यादा, जो गैस्ट्रिक पीएच है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक पीएच यानी हाई का मतलब क्या होता है, उसका जो अगर उसका पीएच कम होगा तो एसिडिक होगा, पीएच ज्यादा है तो उसका बेसिक होगा, तो यहाँ पे बेसिक है उसका पीएच, ठीक है। इंटेस्टाइनल सरफेस उसका भी क्या होता है, ज्यादा नहीं होता इतना, ठीक है। और जो उसका ब्लड फ्लो है वो भी इतना ज्यादा नहीं होता जीआईटी के अंदर, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे जो ड्रग का अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो लो रिजल्टिंग द अल्टरिंग द अब्जॉर्प्शन पैटर्न इन कंपेयर टू द एडल्ट, उसका जो एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है वो थोड़ा सा कम होगा, ये अल्टर होगा, ठीक है, डिफर करेगा। एल्डर्स में आपको पता है, एल्डर इन एल्डर पेशेंट द गैस्ट्रिक एम्पिटी अल्टर्स एंड डिक्रीज द इंटेस्टाइनल सरफेस एंड द जीआईटी ब्लड फ्लो एंड हायर द इंसिडेंस ऑफ द एक्लोडिया। एक्लोडिया क्या होता है, एक तरह से एचसीएल की जब कमी हो जाती है ना उसको हम बोलते हैं, ठीक है, एचसीएल के रिगार्डिंग होता है ये। नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम गैस्ट्रिक एम्पिटी टाइम की। देखो जितनी जल्दी आपका जो फूड है स्टमक से जाकर इंटेस्टाइन में जाएगा, उतने देखो आपकी जो फूड के अंदर क्या है, आपने ड्रग भी खाई है उसके साथ, ठीक है, तो वो ड्रग भी फटाफट कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां जाकर ऑब्जॉर्व हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इन बाय विच द फूड लीव्स द स्टमक, यानी ये जो गैस्ट्रिक एम्पिटी टाइम क्या होता है, जितनी जल्दी आपका स्टमक आपका फूड वहां से निकाल रहा है, ड्यूडेनम में पहुंचा रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, द प्रोसेस बाय विच द फूड लीव्स द स्टमक एंड एंटर ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है, यानी स्टमक से निकल के ड्यूडेनम में जा रहा है। एंड रैपिड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द ड्रग इज बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द
डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मान लो अगर हमें रैपिड, देखो दो केसेस होते हैं सिंपल। देखो अगर ये आपका स्टमक है, ठीक है, स्टमक में आपका इधर ड्यूडेनम है, ठीक है, मतलब ये आपका स्टमक है, स्टमक पार्ट है, यहाँ पे आपने जो आपको खाना खून जो भी खाया इसके अंदर टैबलेट भी घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से ये आपका पूरा इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन का आपका सबसे आखिरी वाला पार्ट है और यहाँ पे डिस्टल वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है। सॉरी मैंने आपको बोल दी आपका प्रोक्सिमल, यानी प्रोक्सिमल पार्ट है, डिस्टल पार्ट है। अगर आप जितनी जल्दी आप अपनी एम्प्टी स्टमक मतलब स्टमक को खाली करोगे उतनी जल्दी आपका ड्रग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो ड्रग को एब्जॉर्ब होना है तो उसके देखो जितना जल्दी यहाँ पे आया तो जितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपको अपने ड्रग को, जैसे मान लो किसी का जो एम्प्टी स्टमक टाइम है वो कम है, ठीक है, ये हम डिपेंड भी कर सकते हैं, जितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे उतना ज्यादा क्या होगा आपकी यहाँ पे ड्रग जल्दी पहुंच पाएगी। जितनी कम कॉन्ट्रैक्शन होगी आपकी पेस्टिलिस मूवमेंट जो होती है जितनी कम होगी उतना यहाँ पे लेट पहुंचिए। अगर आपको ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब कराना है तो आपको कम टाइम चाहिए यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कराना है तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगे चाहिए, मतलब कम टाइम चाहिए कि यहाँ पे फटाफट वो पहुंच जाए। तो ये रीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है। डिले द गैस्ट्रिक इम्पेटाइज, अगर आपको ज़्यादा कम करना है, अगर यानी आपको जो स्टमक है, स्टमक से फूड को बहुत आराम आराम से लेके जाना है तो आप किस लिए लेके जाओगे आप, ये आपको प्रोक्सिमल पार्ट में एब्जॉर्प्शन करानी है अगर आपको, ठीक है। तो डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्पेटी इज रिक्वायर्ड व्हेन द ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड गैस्ट्रिक एम्पेटी इज द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। गैस्ट्रिक एम्पेटी जो होता है, एम्पेटी डेटा की मैं बात करूं, दिस इज द स्पीड एट द विच द स्टमक कंटेंट एम्प्टी इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ गैस्ट्रिक, देखो तीन प्रोसेस होती हैं। एक होता है रेट, यानी जो आपका किस रेट से आपका स्टमक खाली हुआ है, तो यहाँ पे दिस स्पीड के बारे में बात की। अगर मैं बात करूँ टाइम की, कितने टाइम में, जैसे मान लो आपने आप यहाँ से आपका कॉलेज है, आपका घर है, कितनी स्पीड, जितनी आपकी स्पीड होगी बाइक की उतनी जल्दी आप यहाँ पहुंच पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी स्पीड के ऊपर, ठीक है। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतने टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है आपको कॉलेज पहुंचने में। तो ऐसे ही यहाँ पे है, जितनी आपकी जो स्टमक खाली जितनी जल्दी होगा उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद टाइम जो है कितनी स्पीड से आ गया उतना ही कम टाइम लग रहा है। और यहाँ पे हाफ टाइम क्या होगा, जब आपका स्टमक आधा खाली हो जाएगा उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। गैस्ट्रिक एम्प्टी हाफ लाइफ क्या होता है, इन विच द टाइम टेकन फॉर हाफ द स्टमक कंटेंट इज एम्प्टी। जब आपका आधा पेट खाली हो जाए तब बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल ट्रांसमिट टाइम। इंटेस्टाइनल ट्रांसमिट टाइम इज मेजर्ड साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोस्ट ड्रग्स। देखो यहाँ पे आपका जो इंटेस्टाइनल आपका ट्रांसमिट टाइम है, जितनी अच्छी आपकी पेरिस्टालिस मूवमेंट होगी ना, देखो यहाँ पे पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन आप लिखा हुआ है, प्रमोट द ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखो अगर आपकी पेरिस्टालिस मूवमेंट अच्छी खासी है तो आपकी ड्रग जल्दी जल्दी पहुंचेगी और एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली बाय इनहेंसिंग द ड्रग डिसोल्यूशन is of especially of the poor soluble drug that are including agitation and delay the intestinal transmit of the desirable for ड्रग दैट डिजॉल्व इन द रिलीज स्लो फ्रॉम द डोसेज फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट बोल देते हैं। एंड ड्रग दैट डिजॉल्व ओनली द इंटेस्टाइन, उसको हम बोलते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट। देखो आपकी जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है ना, उसमें एक ऊपर एक कवर लगा होता है, उसको हम बोलते हैं एचसीएल से बचाने के लिए होता है, सिंपल वो, ठीक है। कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जो एचसीएल के कॉन्टेक्ट में आके वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। हम उसको एचसीएल से बचाने के लिए इंटेरिक कोटेड फॉर्मेशन करते हैं, उसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आपका जो होता है ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट इन द इंटेस्टाइन, जैसे आपका विटामिन बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको ड्यूडेनम में कितने टाइम तक रहती है, 5 मिनट के लिए, जोजेनम में आपके 2 घंटे के लिए, और इलियम में आपका 3 से 6 घंटे के लिए, और कॉलम में आपका 0.5 से 1 हार के लिए, और कॉलम में आपका 6 से 12 घंटे के लिए रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल ट्रांसमिट टाइम है वो आपका कैसे आपका वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपको फूड हो गया, कोई डिसीजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई अल्सर हो गया स्टमक में, तो वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है डिसीजेस प्रेजेंस। जैसे आपका कोई जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया था, अगर आपके स्टमक में एचसीएल का अमाउंट अच्छे खासा नहीं है, एचसीएल का जो एडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है, एचसीएल का जो लेवल कम हो रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, दे आर मे नॉट हैव द एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ द एचसीएल इन द स्टमक, ठीक है। स्टमक इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टमक इज एसेंशियल फॉर द सोल्यूबलाइजिंग इनसोल्यूबल बेसिस। जो इनसोल्यूबल बेसिस होता है उसको सोल्यूबलाइज करने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे many weak bases drugs that cannot be soluble
soluble salt, ठीक है, and remain undissolved before therefore the unabsorbed, ठीक है। अब देखो जब वो एसिड के कांटेक्ट में आती है वीक बेसिस तो तभी वो सोल्यूबल हो पाती है, तो जब सोल्यूबल नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं हो पाएगा। एंड द सोल्ट फॉर्म ऑफ द दीज ड्रग्स कैन नॉट बी prepared because they are free base rapidly precipitate आउट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इट्राकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, डोप्सोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कार्डिक वेस्कुलर डिसीजेस, इसमें भी कुछ कार्डिक वेस्कुलर डिसीजेस भी आपके डिपेंड करती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सेवरल चेंजेस एसोसिएशन विद द congestive cardiac failure influence the bioavailability of the drug and the edema of the intestinal and decrease the blood flow of the GIT। blood flow GIT कम हो जाता है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे इतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी ड्रग, ठीक है। हो भी गई तो अभी क्या, आ गई तो अच्छे से ऑब्वियस बात है। देखो अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है ब्लड के अंदर तो आपकी ड्रग ब्लड में भी पहुंच गई है लेकिन वो आगे नहीं जा पा रही, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। द गैस्ट्रिक एम्प्टी रेट एंड अल्टर द पीएच JPH एंड सिक्रीशन एंड माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड फ्लो थ्रू द GIT। देखो यहाँ पे भी सिंपल है कि अगर आपका देखो आपका मान लो ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन के यहाँ पे बाहर क्या होता है इसकी ब्लड की सर्कुलेशन चलती रहती है, ठीक है। अब ये आपकी ड्रग आ गई है, अब इसको यहाँ पे जाना है, ये चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे मान लो ब्लड के अंदर आगे जाके कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो और ये आगे नहीं जा पाएगी तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। यहाँ पे ब्लड फ्लो थ्रू द GIT सिंपल लिखा हुआ है, इट इज अ मेजर प्रोसेस, इट इज अ मेजर रोल ऑफ द एब्जॉर्प्शन बाय द कंटिन्यूअस मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड GIT इज एक्सटेंसिवली सप्लाइड बाय द ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क एंड ब्लड फ्लो इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एब्जॉर्प्शन कराने का, तो आपको ब्लड का फ्लो यहाँ पे होना ही चाहिए। देखो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, अगर आपको पोलर मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन करानी है तो वो डिपेंड नहीं करता कि वो उसका ब्लड फ्लो कैसा है, लेकिन अगर आपको लिपिड सोल्यूबल करानी है तो वो डिपेंड करेगा ब्लड फ्लो कैसा है आपका, ठीक है। एंड द फूड इन्फ्लुएंस द ब्लड फ्लो टू द GIT, ठीक है, एंड परफ्यूजन इंक्रीज एंड आफ्टर मीलिंग द persist for few hours out the absorption is not affected, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंटेस्टाइनल कंटेंट आता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल कंटेंट में क्या होता है, फूड ड्रग इंटरेक्शन होती है, ठीक है। फूड ड्रग इंटरेक्शन में आपका सबसे फेमस जो एग्जांपल है, देखो यहाँ पे देखो ये तो आप पढ़ भी लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, पहले इसमें बोला है कि जो आपका अगर आपकी फूड आपके स्टमक में फूड प्रेजेंट है तो ठीक है, यानी मतलब एक तरह से जो आपका फूड है वो एक तरह से बायोबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, ये सिंपल लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है जो आपका डाइजेस्ट फूड होता है उसमें अमीनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं और कुछ न्यूट्रिशन भी होते हैं एंड दैट मे अफेक्ट द इंटेस्टाइनल पीएच, ये आपकी पीएच को भी इफेक्ट करते हैं एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इसको भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिले द गैस्ट्रिक एम्पिटी, स्टिमुलेशन ऑफ बाइल फ्लो, ठीक है, एंड चेंज इन द पीएच ऑफ द GIT ट्रैक्ट, इंक्रीज द स्प्लेनिकल ब्लड फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें इफेक्ट करती हैं। और देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। अगर उसकी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रही है, जैसे मान लो कुछ फूड के जब आपको जैसे आप ना आपने कभी मैंने टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल भी दिया था, अब देखो फूड में आपका मिल्क भी आता है, ठीक है। आपने मान लो खाने के साथ मिल्क भी पी लिया और ऊपर से आपने टेट्रासाइक्लिन भी खा ली, ठीक है। अब आपके पेट में मिल्क भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, एक तरह से कैल्शियम के साथ ना जब उसको कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना एक तरह से, जब टेट्रासाइक्लिन का देखो यहाँ पे ये टेट्रासाइक्लिन है, जब इसका कॉम्प्लेक्स आपका कैल्शियम से बन जाता है ना, तो कैल्शियम देखो मिल्क के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, जब ये टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो यहाँ पे कोई इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कुछ ड्रग्स लिखी हुई है जिनका फूड के साथ हम नहीं अवॉइड लेते, ठीक है, अवॉइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं, एक तरह से ये इनएक्टिव ड्रग होती है लेकिन हमारे बॉडी में जाने के बाद ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अल्कोहल भी जो है, अगर हम इसको बिना उसके फूड के लेंगे ना अल्कोहल को तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको फूड के देखो अल्कोहल तो हमारे लिए बहुत बेकार चीज होती है, ठीक है। मान लो कोई शराबी है और वो धड़ाधड़ पी जा रहा है तो उसके जो ब्रेन में क्या होगा, एक तरह से हिट कर जाएगी वो, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है उसमें हिट कर जाएगी और आपको फिर थोड़ी देर में वो नाली में लेटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कराना है तो हम इसको फूड के साथ देते हैं, कुछ भी मान लो उसने कोई नट्स खा लिए या कोई पकौड़े वगैरह के साथ खा लिया, तो यहाँ पे हम इसको जो अल्कोहल है हम उसको जनरली इसके साथ ही देना प्रेफर करते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन कम हो, ठीक है। तो इसके लिए आसान होगा ना। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी हैं जो फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे भी करती है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ड्रग्स को देख लेना एक बार, ठीक है। और उसके बाद फ्लूइड वॉल्यूम है आपका,
अगर आपका फ्लूइड वॉल्यूम है तो यहाँ पे आपका बेटर डिसोल्यूशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिसोल्यूशन आपके फ्लूइड में तो होता है, और यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक एम्पिटी वो भी ज्यादा हो जाएगा। जब आप कोई चीज लाइट डाइट लेते हो ना, जैसे अब आपने एक तो खाया आपने भर भर के पास्ता, मैदे वाली चीजें खा ली आपने, ठीक है, और ऊपर से आप ले रहे हो गोलियां खाने की, ठीक है, मेडिसिन ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आपका फूड तो जाए आगे, आपका फूड ही वहीं पे स्टक होकर पड़ा हुआ है। मैगी खा ली किसी ने, आप देखोगे कभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैगी जिसने खा ली होती है तो वो मतलब इतने मैगी खा गया है और उसके बाद उसको ऑपरेशन करके निकालनी पड़ रही है मैगी, आपने बहुत वीडियो में देखा होगा। तो ऐसी मैगी वाली चीजें जो होती है ना वो आपकी इंटेस्टाइन में स्टक हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी लिक्विड डाइट लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी गैस्ट्रिक एम्पिटी टाइम को भी बढ़ा देती है, कि लिक्विड डाइट क्या होता है, जल्दी जल्दी नीचे जाएगी और वो आपकी जो बॉडी में अगर आपने कोई ड्रग ली है तो इजीली वो चली जाएगी। आप देखना कभी ज्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, वाटर के साथ ही आपको टैबलेट लेने को बोलते हैं, क्योंकि वाटर क्या लिक्विड है तो ऑब्वियसली वो इजीली आपके स्टमक में जाएगी और जल्दी उसका स्टमक एम्प्टी हो जाएगा और जल्दी आपकी बॉडी में इफेक्ट शो कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपका पीसीएम आप लेते हो वो भी पानी के साथ ले लेते हो, जैसे यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन लिखा हुआ है, ये आपको एक ग्लास पानी के साथ पीना होता है, ठीक है, और फास्टिंग कंडीशन व्हेन टेकन विद द मील, ठीक है। तो यानी आपको एरिथ्रोमाइसिन को पानी के साथ लेना है, सिंपल। नेक्स्ट आपका और आखिरी जो है प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, देखो आपका है, ये आपका लीवर है, ठीक है, और जैसे आपको पता है पोर्टल सिस्टम पता होगा आपको, इंटेस्टाइन का पोर्टल सिस्टम होता है, तो ये इंटेस्टाइन से जो भी आपका जाएगा ब्लड वो पहले आपका लीवर में जाता है। अब लीवर में ब्लड जा रहा है, ऑब्वियसली बात है लीवर के अंदर, अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं, तो पोर्टल सिस्टम में तो जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो आपके लीवर में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इसका पार्टिकल्स वगैरह जो भी ड्रग वगैरह आया है तो यहाँ पे ब्लड में जाने से पहले, ठीक है, आगे ब्लड में जाने से पहले यहाँ पे इसका प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी वो आपकी ड्रग पूरा ये बोल सकते हो गटर में गई, ठीक है। हम बोलते हैं ना कोई चीज नाले में फेंक दी, तो नाले में फेंकना होगा इसमें, यानी प्री सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, आपकी जो ड्रग है वो ब्लड में गई नहीं, वो ऐसी आपकी बॉडी से रिमूव हो गई यूरिन के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू, तो वो सिस्टम होता है। तो यहाँ पे द लॉस ऑफ ड्रग थ्रू द बायो ट्रांसफॉर्मेशन by the eliminating organs during the passage of the systemic circulation is called as the first pass or pre-systemic metabolism. And complete absorption of the drug and complete absence of the drug is plasma after oral administration is indicative of the first pass effective and the four primary system which affect the pre systemic metabolism of drug। जैसे आपको यहाँ पे ल्यूमिनल एंजाइम दिए हुए हैं, ठीक है, ल्यूमिनस में जो एंजाइम्स होते हैं, गट बोल एंजाइम होते हैं, म्यूकोजल एंजाइम होते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम, और यहाँ पे हेपेटिक एंजाइम, ठीक है, गट बोल एक ही चीज होती है, ठीक है। अब ल्यूमिनल एंजाइम कैसे इफेक्ट करते हैं, देखो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्टाइड पेप्सिन, ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूमिनल एंजाइम में द प्राइमरी एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस इज पेप्सिन एंड द लाइपेज, पेप्सिन लाइपेज अमाइलेज हो गया, ठीक है, लाइपेज अमाइलेज हो गया, प्रोटीज हो गया, आर सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रिया बनाती है, देखो ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। तो पेनक्रियाज से जो भी आपका जूसेस यहाँ पे रिलीज होंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है, ये किस लिए जाते हैं, ताकि आपका जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, ठीक है। एंड द पेप्सिन एंड द protease are responsible for the degradation of protein and the peptide drugs in the ल्यूमिन। अब देखो जितना भी आपने प्रोटीन खाया, जैसे आपने मान लो पनीर खा लिया ऊपर से, ठीक है, आज आपने डाइट में क्या खाया, पनीर। अब पनीर को पचाने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जो आपका पेनक्रियाज होते हैं वो आपका प्रोटीज पेप्सिन इन एंजाइम को सेक्रेट करता है ताकि आपका प्रोटीन टूट के और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो और आपके ब्लड में चला जाए, ऐसी सब चीजें होती है। अब मान लो आपने कोई ऐसी इंसुलिन आपने ऐसे खा लिया, ठीक है, इंसुलिन खा लिया आपने, और इंसुलिन क्या एक तरह से प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन इंसुलिन जब आप ऐसे मतलब आया इसके इस गैस्ट्रिक जूस के कंटेक्ट में आया तो प्रोटीन वो टूट गया, वहाँ पे इंसुलिन जो था वो टूट गया, तो आगे जा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए हम इंसुलिन को ज्यादातर इंजेक्शन फॉर्म में ही देते हैं, ज्यादातर नहीं, हमेशा इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। आपने देखा होगा जो एब्डोमेन कैविटी पे वो ऐसे अपने स्किन को उठाते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी पिन होती है उसकी, नीडल होती है सामने से। नेक्स्ट आपका आता है गट बॉल एंजाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ म्यूकोजल एंजाइम, इसको म्यूकोजल एंजाइम बोलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड कोलोन, तीनों के अंदर प्रेजेंट होती है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यानी ADH इसको हम बोलते हैं, इज एन एंजाइम ऑफ द स्टमक म्यूकोज दैट आर इनएक्टिव द अल्कोहल, ठीक है, इनएक्टिव द इथेनॉल, यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे आपका बैक्टीरियल एंजाइम हो गया, बैक्टीरियल एंजाइम आपको कोलोनिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोलन होती है ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में आपको बताया, एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। हिपैटिक एंजाइम आपको बताया जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सेवरल ड्रग्स अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो उसको, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो, ठीक है। हाईली एक्सटेटेड वंस बीइंग, जैसे आपको प्रोपेलिन हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है, डिल्डिजाम हो गया, तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स होती हैं जो हाईली एक्सटेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के बारे में मतलब पूरा कंप्लीट हो गया ये। देखो वैसे तो आप एग्जाम्स में ये सब चीजें भी लिख के आ सकते हो, ये 10 नंबर से ज्यादा ही हो गया, ठीक है। एग्जाम में ना आपको पास सिंपल ये जो पूरा पैराग्राफ है ना ये, ठीक है, ये पूरे स्टेप्स है, ये आपके पूरे एग्जाम में मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, आपको पूरे स्टेप्स लर्न होने चाहिए, पूरे पॉइंट लर्न होने चाहिए, और इसमें से कुछ भी आपसे डिटेल में बोलने के लिए मतलब डिटेल में पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपको स्टेप अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। वैसे बहुत कुछ है इसके अंदर, मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि आप कोई भी टॉपिक अच्छे से ना छोड़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जब नेक्स्ट पार्ट होगा तो उसमें आपका जो पूरा ये पहला चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई क्वायरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।